वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज का लिए जो बेसिक की ज़रूरत है वो हम पढ़ेंगे। उसमें कुल मिला के 5 टॉपिक है बच्चों। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, डुअल, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड फिफ्थ वन इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। ओके, तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ओके, तो देखो बच्चों, पहला टॉपिक है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स होते क्या है बच्चों? दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं क्वांटिफायर्स। तो देखो बच्चों, द वर्ड्स कौन से वर्ड्स है बच्चों? फिर देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल इज कॉल्ड क्वांटिफायर्स। ठीक है बच्चों, तो इन दो वर्ड्स को हम बुलाते हैं क्वांटिफायर्स। ओके, तो इसमें से जो पहला वर्ड है देयर एग्जिस्ट, तो इस देयर एग्जिस्ट को हम बुलाते हैं बच्चों एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। कौन सा? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और इसको हम डिनोट करते बच्चों इस सिंबल से। कौन सा सिंबल? ये सिंबल से। ओके, और ये जो फॉर ऑल है बच्चों, तो फॉर ऑल को हम बुलाते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, और इसका सिंबल है बच्चों ये वाला। ओके, देखो दो वर्ड्स जिन्हें हम बुलाते हैं क्वांटिफायर्स, कौन से? देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। ओके, देयर एग्जिस्ट को हम बुलाते हैं कौन सा क्वांटिफायर? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और उसका सिंबल है ये उल्टा ई बोल सकते हैं आप। ठीक है, कैपिटल वाला उल्टा ई। फॉर ऑल को हम बुलाते हैं बच्चों यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल, फॉर ऑल सभी के लिए, मतलब यूनिवर्सल। ठीक है, और उसका सिंबल है बच्चों उल्टा ए बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है हाँ बच्चों, ठीक है, आपके समझने के लिए ये उल्टा ई और उल्टा ए हम बोल रहे हैं। ओके, इसको हम रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट और इसको हम बोलेंगे फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसे बुलाएंगे हम? तो देखो बच्चों, मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेकेंड, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स ऐसा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, क्या कंटेन करना चाहिए उसने? क्वांटिफायर इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ओके, तो बच्चों क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसे बुलाते हैं? ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसके अंदर क्वांटिफायर्स यूज हुए हो, तो हम बोलेंगे उसे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो क्वांटिफायर्स कितने हैं? दो है, एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल। ओके, एग्जिस्टेंशियल कौन सा है? देयर एग्जिस्ट। यूनिवर्सल कौन सा है? फॉर ऑल। इन दोनों में से कोई एक यूज हुआ हो तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बुलाएंगे? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके बच्चों, समझ में आया? तो अब तक का ये जो पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसे बुलाते हैं? कि जिसके अंदर क्वांटिफायर्स यूज हुए हो। तो क्वांटिफायर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। ये देखो बच्चों स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर या तो क्या होगा? फॉर ऑल यूज होगा, या फिर कौन सा यूज होगा? देयर एग्जिस्ट। ओके, तो मान लो स्टेटमेंट के अंदर अगर फॉर ऑल यूज हुआ है, ठीक है, तो स्टेटमेंट तो हमें पता है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर फॉर ऑल यूज हुआ है तो कब ट्रू होगा, कब फॉल्स होगा? इसके लिए कुछ कंडीशन होंगे ना, तो वो कंडीशन हमें पढ़नी है अभी। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर कौन सा होता है? फॉर ऑल होता है। ओके, इज ट्रू। ठीक है, अगर स्टेटमेंट के अंदर फॉर ऑल यूज़ किया है और जो स्टेटमेंट अभी बनेगा नया स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो ट्रू कब होगा? तो देखो बच्चों,
ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द कंडीशन, सॉरी, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। वो जो कुछ भी सेट होगा, जो कुछ भी हमारा कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी ने हमारे दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, अगर हमने फॉर ऑल यूज़ किया है, मान लो मैं एक इजी सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि उधर 10 बच्चे खड़े हुए आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उनका ग्रुप है 10 बच्चों का। मैंने बताया कि वो सभी के सभी बच्चों को 10th में 80% से ज़्यादा मार्क्स आए, सभी के सभी, मतलब क्या, फॉर ऑल, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट गेट्स अबव 80% मार्क्स इन द 10th एग्ज़ाम। ओके, तो देखो बच्चों, मैं ये ट्रू बोल रहा हूँ या फॉल्स बोल रहा हूँ, उसे तो चेक करना पड़ेगा ना, क्रॉस वेरीफाई। तो आप कैसे करेंगे, आप में से कोई एक जाएगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, ऐसे एक एक से वेरीफाई करेंगे। मान लो कि आपने पहले ही किसी एक स्टूडेंट से पूछा और उसने बताया कि मुझे तो सिर्फ 70% मार्क है, तो आप बाकियों से पूछेंगे कि आप तुम्हें कितने मार्क है? नहीं ना। मैंने तो बताया था कि सभी को 80% से ज़्यादा मार्क है, लेकिन आपको एक बच्चा ऐसा मिल गया कि जिसे क्या है कि 80% से कम मार्क है, 70% मार्क है, तो आप वहाँ से रिटर्न आओगे, सर आपने तो बोला था कि सभी को 80% से ज़्यादा मार्क है, लेकिन इस बच्चे को तो कम है, तो मैंने गलत बोले आपने, ठीक है। और अगर मैं ट्रू हो तो सभी बच्चों को 80% से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, तभी मैं ट्रू होऊंगा, मतलब सभी बच्चों को 80% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पे देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। जो कुछ भी कंडीशन होगी स्टेटमेंट के अंदर, वो कंडीशन को सभी ऑब्जेक्ट्स ने सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स के लिए भी उन्होंने दिया है फॉल्स इफ, ठीक है, एंड फॉल्स। वो जो कोई स्टेटमेंट है जिसके अंदर फॉर ऑल हमने यूज़ किया है, वो फॉल्स कब होगा, इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। वो सारे की सारी ऑब्जेक्ट्स में से कम एक ऑब्जेक्ट हमें ऐसी मिल जानी चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक ऐसी ऑब्जेक्ट मिल जानी चाहिए कि जो दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट ये क्या गलत है। वही एग्जांपल मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने बोला कि 10 बच्चों का ग्रुप है और हमने देखा कि मैंने यहाँ से ही बोल दिया आपको कि वो सारे के सारे 10 बच्चों को 80% से ज़्यादा मार्क्स है। तो आप गए और आपने एक बच्चा कम से कम ऐसा ढूंढ के लाए कि जैसे मतलब 80% से कम मार्क है, तो मैंने जो बोला हुआ है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब फॉल्स के लिए सिर्फ हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता हो, ओके। और ट्रू करने के लिए सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स ने वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, समझ में आया बच्चों? तो ये पहली कंडीशन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद हम देयर एग्जिस्ट का पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमने फॉर ऑल के लिए पढ़ा, अब देयर एग्जिस्ट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोई एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जिसमें देयर एग्जिस्ट यूज़ किया है। ये थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं वही एग्जांपल आपको रिपीट करूँगा, लेकिन उसमें फॉर ऑल था, अभी देयर एग्जिस्ट लगा दूंगा। मतलब देखो कि मैंने पहले क्या बताया था कि वो 10 बच्चों का ग्रुप है और मैंने बोला था कि सारे के सारे बच्चों को 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं। मैं अभी सारे की जगह क्या करूँगा, कुछ बच्चों को, ठीक है, देयर एग्जिस्ट मतलब क्या, कुछ, कम से कम एक बच्चा ऐसा मिलेगा कि जिससे 80% से ज़्यादा मार्क्स है। ये कंडीशन में यहाँ पे लगा दूंगा, फॉर ऑल की जगह कुछ, मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। ओके, तो देखो बच्चों, मैं क्या बोलूँगा कि 10 बच्चों का ग्रुप है, मैंने उसे देखा और मैंने आपको बताया कि इन 10 में से कम एक बच्चा ऐसा होगा कि जिसे 80% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। ओके, तो अब आप वेरीफाई करने जाएंगे, तो उन 10 से आप इंक्वायरी करेंगे कि तुझे कितने मार्क्स है, तुझे कितने मार्क्स है, तुझे कितने मार्क्स हैं, ठीक है। मान लो आपको एक बच्चा ऐसा मिल गया कि जिसे 80% से ज़्यादा मार्क्स है, तो मैं ट्रू हो गया। मैंने क्या बताया था, कम से कम एक बच्चे को 80% से ज़्यादा मार्क्स है। मान लो सभी को 80% से ज़्यादा मार्क्स है, तो भी मैं ट्रू हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि कम से कम एक को मिलेगा, ज़्यादा का थोड़ी लिमिट बताया था मैंने, ठीक है। मैं अब फॉल्स कब होऊंगा कि मान लो आपने सभी से इंक्वायरी की और उनमें से एक भी बच्चे को 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, तब जाके मैं फॉल्स होऊंगा, ठीक है। तो आप जाके आप मेरे पास आएंगे, सर आपने तो बताया था कि उनमें सब ऐसे कम से कम एक बच्चे को 80% से ज़्यादा मार्क्स आएगा, कम से कम एक को, लेकिन वहाँ पे तो किसी को भी नहीं है,
80% से ज़्यादा मार्क्स, तब जाके मैं क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाऊँगा। ठीक है, तो वही लॉजिक यहाँ पे बच्चों देखो, अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ किया है, कौन सा, देयर एग्जिस्ट, तब उसे क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। कब, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन, ऑब्जेक्ट के अंदर से कम, ठीक है, कलेक्शन के अंदर से कम एक ऑब्जेक्ट ने दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कम से कम एक ऑब्जेक्ट ने कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि वो 10 बच्चों का ग्रुप था, तो 10 बच्चे क्या है, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट से उनमें से एक बच्चे को अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स आ गए, 80% से ज़्यादा मार्क्स, ये क्या है, कंडीशन है, और अगर सेटिस्फाई करती है तो ट्रू है, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, एंड फॉल्स इफ नो ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। अगर किसी ने भी सेटिस्फाई नहीं किया, एक भी ऑब्जेक्ट ने वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तब जाके वो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर? ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो बच्चों, एग्जाम्पल लेंगे इसके बाद, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट अभी निकाल लो। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि क्वांटिफायर्स यूज़ करने के बाद स्टेटमेंट कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो मैं इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार शॉर्टकट आपको राइट करके दूंगा कि देयर एग्जिस्ट मतलब ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कब ट्रू होगा, ये फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब फॉल्स होगा। ठीक है, ये हम ट्रिक बना लेंगे। तो देखो बच्चों, देयर एग्जिस्ट के लिए याद रखना है हमें ट्रू, कि कब ट्रू होगा। ठीक है, देखो बच्चों, स्टेटमेंट के अंदर कुछ कंडीशन होती है, ये देखो ये कंडीशन है और ये क्वांटिफायर है, कौन सा है, देयर एग्जिस्ट और कंडीशन, ये यहाँ पे क्वांटिफायर और ये है कंडीशन। ओके, तो देखो बच्चों, देयर एग्जिस्ट ट्रू होगा जब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा, ये जो सेट दिया होता है ना, ये सेट के अंदर ये देखो ये जो नंबर है इससे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, उसकी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट ने क्या करनी चाहिए, दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इफ मतलब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई। ओके, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं कर ले तो क्या बोलेंगे, फॉल्स बोल देंगे फिर। ठीक है, ट्रू नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। और नेक्स्ट फॉर ऑल के लिए क्या ध्यान में रखेंगे, शॉर्टकट, कि फॉल्स कब होगा। ओके, तो वहाँ पे एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब अगर क्वांटिफायर कौन सा, फॉर ऑल यूज़ किया है, ओके, तब वो दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, जब कम से कम एक ऑब्जेक्ट भी अगर दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तब हम बोलेंगे उसे फॉल्स। और अगर सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही है तो फॉल्स के ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू। ओके, ठीक है, देयर एग्जिस्ट कब ट्रू होगा, जब कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई कर जाए, एक से ज़्यादा करेंगी तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगी कम से कम एक ही कर रही है तो ठीक है। ओके, और एक भी नहीं कर रही है तो क्या होगा, फॉल्स होगा फिर। हाँ, फॉर ऑल के लिए हमने क्या याद रखा है, फॉल्स कब होगा, तो फॉल्स कब होगा कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई ना करे दी हुई कंडीशन को, डज नॉट सेटिस्फाई, और यहाँ पे है सेटिस्फाई। ओके, तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, एक ऐसा सेट दिया है। ओके, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, कि आगे कुछ हमें स्टेटमेंट दिए तो उनकी हमें ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो देखो बच्चों, पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स, इस सिंबल को वो रीड करते हैं बिलोंग्स टू मतलब क्या, इसका एलिमेंट है। ओके, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। ओके, तो देखो बच्चों, इसका मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके दूंगा कि देयर एग्जिस्ट मतलब हमें ए सेट में कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कम से कम एक नंबर ऐसा मिलेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ढूंढते हैं, मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। ओके, तो x माइनस 4 इक्वल टू 3, सर्च करो 1, अगर हमने यहाँ पे पुट किया 1 माइनस 4 किया तो क्या होगा, -3 होगा, +3 तो नहीं होगा। 2 चेक किया, 2 माइनस 4 -2, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई।
3 माइनस 4 माइनस 1 नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, 4 माइनस 4 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 5 माइनस 4 1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 6 माइनस 4 2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 7 माइनस 4 किया तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब इस सेट के अंदर एक नंबर हमें मिल गया जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने शॉर्टकट लिखा था बच्चों कि देयर एग्जिस्ट ट्रू कब होगा, कम से कम एक ऑब्जेक्ट ने सेटिस्फाई करना चाहिए, कम से कम एक से ज़्यादा कर रहे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एक ने तो करना ही चाहिए। तो एक कौन सा है वो 7 कर रहा है। तो देखो बच्चों आंसर कैसे लिखेंगे, हेयर x इक्वल टू 7 सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ठीक है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी बच्चों, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, ओके। तो फर्स्ट तो हो गया बच्चों। अभी सेकंड देखो कौन सा यूज़ किया है, क्वांटिफायर फॉर ऑल, ओके। तो फॉर ऑल कब फॉल्स होता है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो फॉल्स हो जाएगा, बाकी को हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या दिया है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब ऐसा है कि a सेट के सारे एलिमेंट्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या है कंडीशन कि 1 के साथ, देखो बच्चों इसका मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मीनिंग ऐसा है कि ए सेट के सारे एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या है कंडीशन कि x के साथ 1 के एडिशन करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब या तो 3 या तो 3 से ज़्यादा आएगा, 3 या तो 3 से ज़्यादा, ओके। तो ठीक है, करते एक एक एलिमेंट करते हैं। 1 की एडिशन 1 के साथ की तो क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, 2 तो 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर नहीं है। तो 1 ये एक नंबर जो है ये एलिमेंट ये दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके। तो देखो बच्चों फॉर ऑल अगर यूज़ किया है स्टेटमेंट के अंदर तो फॉल्स कब होगा, जब कम से कम एक नंबर हमें ऐसा मिल जाए दिए हुए कलेक्शन के अंदर जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कम से कम एक भी मिल जाए ना तो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स, ओके। तो देखो हमें वो नंबर मिल गया कौन सा, 1 ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे, हेयर x इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F, क्योंकि ये जो है वो क्या है, फॉल्स है, ओके। तो फॉल्स की ट्रूथ वैल्यू क्या होते हैं, कैपिटल F होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अभी निकाल लो। देखो बच्चों हमने क्वांटिफायर पढ़ लिया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी पढ़ लिया, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए, ठीक है। अब बारी है बच्चों डुअल्स की, किसकी, डुअल्स की। तो देखो बच्चों बिफोर आई स्टार्टिंग डुअल्स मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है। पिछले साल हमारे इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक सिचुएशन थी ड्यू टू कोविड-19 कोरोना की वजह से। तो हमारे स्टेट ने मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक डिसीजन लिया था हमारे सिलेबस के लिए, ठीक है, कि हमारा सिलेबस हर सब्जेक्ट का 25% रिड्यूस कर दिया था। तो उस रिड्यूस सिलेबस में डुअल्स भी कंटेंट था कि डुअल्स पिछले साल रिड्यूस कर दिया था, लेकिन इस साल भी कोविड की सिचुएशन है, अभी भी कॉलेज हमारे स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि इस साल भी 25% सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे कंसिडर चल रहे कि हमारे सिलेबस में डुअल है, ठीक है। अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई ऐसी न्यूज़ आती है, ठीक है, या गवर्नमेंट ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि इस साल भी 25% सिलेबस रिड्यूस होगा और उसमें अगर डुअल होगा कंटेंट कि डुअल भी उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ओके। तो
तो देखो बच्चों डुअल होता क्या है, तो उससे पहले हमें जान लेना होगा कि वी यूज़ लेटर्स स्मॉल टी एंड स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल टी और स्मॉल सी हम ये लेटर्स यूज़ करते हैं किसके लिए, टोटोलॉजी के लिए और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। टी फॉर टोटोलॉजी एंड सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो देखो बच्चों अभी मेन डुअल्स का स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ टू स्टेटमेंट कंटेन्स लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक कंजंक्शन, डिसजंक्शन and letters T and C, then they are said to be duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging disjunction with conjunction and T with C. ओके, कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? ठीक है, पल्ले पड़ा होगा तो ठीक है, नहीं पड़ा होगा तो अभी देख लो, टेंशन नहीं लेने का बच्चों, ये पूरा रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डुअल का मतलब है बच्चों हमारे पास जो कुछ भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया होगा उसके अंदर डिसजंक्शन की जगह हमें करना है कंजंक्शन। ओके, और अगर कंजंक्शन होगा तो उसकी जगह हम करेंगे डिसजंक्शन, और अगर टी लिखा हो तो टी की जगह हम लिखेंगे सी और सी की जगह लिखेंगे हम टी। ओके, बस इतने ही चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ एक स्टेटमेंट पैटर्न, पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, डिसजंक्शन टी। तो इसका हम डुअल लिखेंगे बच्चों, P एज इट इज़ कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, Q एज इट इज़ ये डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन और T की जगह पे C। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे के क्या है, डुअल से। ये स्टेटमेंट का डुअल ये है और इसका डुअल ये है। ओके, बस हमें क्या करना है, कंजंक्शन और डिसजंक्शन को रिप्लेस करना है आपस में और T और C को भी रिप्लेस करना है आपस में। मतलब डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, टी की जगह सी, सी की जगह टी। ओके, समझ में आया बच्चों डुअल? ओके, एक्सरसाइज के अंदर इसके हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसका आप अगर ये पार्ट लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो कौन से कनेक्टिव बच्चों, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाइकंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन, इन सभी के कंपाउंड स्टेटमेंट्स के हमें क्या करना है, निगेशन करना है। ओके, तो देखो बच्चों निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये निगेशन का सिंबल, और मैंने दो स्टेटमेंट लेटर्स ले लिए और उनका दोनों का कंजंक्शन कर दिया। तो P कंजंक्शन Q का निगेशन हमें करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है, P का भी निगेशन करो, ये कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन और क्यू का भी निगेशन। ओके, बहुत ही सिंपल रूल है, जो दोनों भी स्टेटमेंट है उन दोनों का निगेशन करने का है और कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन। ओके, सेम उसी तरह निगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, वही रूल यहाँ पे यूज़ करना है, पी का भी निगेशन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन और क्यू का भी निगेशन। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए। ओके बच्चों, तो एक बात आपको याद में रखनी है कि इन दोनों फार्मूलाज को बचाते हैं बच्चों। ठीक है, ये जो दोनों फार्मूलाज हैं इनको बोलते हैं, ठीक है, इसको निगेशन ऑफ कंजंक्शन और इसको निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, तो देखो बच्चों निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अभी निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कैसे होता है, तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन और क्यू का निगेशन, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, क्या होता है, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ कि इन दोनों को क्या बोलते हैं। इन दोनों कंडीशन को साथ में बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है हमारे यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ, मैं भूल गया था, इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बच्चों, ये देखो निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इन दोनों लॉस को साथ में बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, और निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है बच्चों, सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज़, इम्प्लीकेशन की जगह कंजंक्शन हो जाएगा और सेकेंड स्टेटमेंट का हमें निगेशन करना है। ओके,
और देखो अभी निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल मतलब क्या, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। ओके, तो अभी ध्यान में रखना बच्चों, ये जो पार्ट है वो एज इट इज़ लिखो, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ठीक है, बीच में डिसजंक्शन। अभी क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट कर लेंगे। ऑपोजिट मतलब क्या, P की जगह Q, Q की जगह P, बाकी सब वैसे की वैसे रहेंगे। P की जगह क्या रखेंगे, Q, कंजंक्शन एज इट इज़, निगेशन भी एज इट इज़, और ये Q की जगह होगा P। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर। इन दोनों फार्मूलाज को आपको पार्ट करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। ये दोनों तो ईजी है, इस दोनों को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और इन सभी को हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। ओके, तो अभी बस आप इनको क्या कर लो, याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अभी। देखो बच्चों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। ओके, तो फर्स्ट देखो बच्चों, कॉन्वर्स क्या होता है। कॉन्वर्स ऑफ P इम्प्लीकेशन Q इज, क्या करना है, Q और P की पोजीशन चेंज कर देनी है। Q इधर आ जाएगा और P उधर चला जाएगा। ओके, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे एग्जांपल्स में। ओके, नेक्स्ट देखो इनवर्स, इनवर्स ऑफ P इम्प्लीकेशन Q इज, क्या करना है इनवर्स के अंदर, दोनों को निगेशन राइट कर देना है। P और Q दोनों अपनी ही जगह पे रखेंगे, लेकिन बस क्या करना है, दोनों को निगेशन लगा देना है। ओके, देखो कॉन्वर्स के अंदर क्या करना है, P और Q की पोजीशन चेंज करनी है। Q इधर आ जाएगा, P उधर चला जाएगा। नेक्स्ट इनवर्स के अंदर क्या करना है, P और Q अपनी ही जगह पे रहेंगे, बस उनके साथ एक एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, निगेशन आएगा दोनों के साथ। अभी कॉन्ट्रापोजिटिव लास्ट वाला, कि कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लीकेशन Q इज, क्या होगा, ये ऊपर वाला इनवर्स है ना, तो इनवर्स का उल्टा कर देने का मतलब निगेशन Q पहले और निगेशन P बाद में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आज का हम स्टॉप लेंगे, और आज ये जो कुछ भी बेसिक हमने सीखा है वो हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। ओके, तो बच्चों इसको फिर से हम डिटेल्स में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो आज का वीडियो आपने देखा पूरा और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करो, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आज का आपका होमवर्क है बच्चों, जो हमने निगेशंस प्रूव किए थे कि निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, इसको आपको ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूव करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, आज यहीं पे हम रुकते हैं।